हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का आखिरी लेक्चर। वो है सोलिबिलिटी एंड हेनरी लॉ। ठीक है ना, सोलिबिलिटी एंड हेनरी लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आखिरी टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। इससे सवाल जो होगा बोर्ड में आने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, कंपटीशन में बहुत कम चांस रहता है, लेकिन अच्छा टॉपिक है। बहुत जल्दी, थोड़ा ही देर में ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए। तो क्या होता है सॉलिबिलिटी, उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे, तब फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हेनरी लॉ पर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सॉलिबिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है ना, सॉलिबिलिटी किसको कहते हैं। तो देखो, सॉलिबिलिटी का सिंपल अगर डेफिनेशन तुमको याद रखना है तो याद रखेगा कि कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व होगा यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि 1 लीटर। इन सेचुरेटेड कंडीशन भी हम मेंशन कर सकते हैं। सेचुरेटेड कहने का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा अब हम नहीं डाल सकते, हो गया इतना, एकदम बहुत है। ठीक है, तो क्या होगा कि solubility of a gas is defined as amount of substance dissolved in unit volume। हम फिर बोल रहे हैं यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या कर सकते हो। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 लीटर। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा 1 लीटर। याद रखना इस बात को। ठीक है, सॉल्यूशन इज कॉल्ड गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसमें एक ही वर्ड आपको याद रखना है कि ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट याद रखिएगा, उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है। अब इसमें हम लिक्विड वाटर डाल दिए। उसके बाद देखो, सिंपल सा बात है, इसमें हम वेट डालेंगे ग्राम। ठीक है, सेचुरेटेड कंडीशन तक। सेचुरेटेड कहने का मतलब है कि एकदम मैक्सिमम पॉइंट तक। अब इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, हो गया, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते, उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड कंडीशन। ठीक, अब देखो सॉलिबिलिटी के अगर हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी, यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा। देखो, यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी तक ग्राम में है ना, तो ग्राम में लेना, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये है हमारा सॉलिबिलिटी का यूनिट। तो सिंपल सा डिफिनेशन है। सॉलिबिलिटी का परिभाषा क्या होता है, एकदम सिंपल में याद रखना कि कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिजोल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट में जो भी सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में डिजोल्व होगा, उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक, अब देखो सॉलिबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड है, हम लोग उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखो पहला पॉइंट कि नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, सॉलिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन। ठीक है ना, सॉलिबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो 1 नंबर में इसमें होगा, पॉइंट नंबर में, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड कहने का मतलब है कि लाइक डिजॉल्विंग, लाइक होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लाइक डिजॉल्विंग लाइक। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस नेचर में पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसका 2 क्वालिटी है। एक, या तो वो पोलर होगा, दूसरा या तो वो नॉन पोलर होगा। ठीक है ना, तो लाइक डिजॉल्विंग लाइक पार्टिकल्स कहने का मतलब है कि पोलर में पोलर डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजॉल्व होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हम 2 पार्ट में लेते हैं। एक, पोलर डिजॉल्व इन
डिजॉल्व इन पोलर सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस। ठीक है, पोलर जो होगा वो पोलर में डिसॉल्व करेगा। किस में डिसॉल्व करेगा? पोलर में। जैसे देखो, अगर हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये वाटर है, इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम लेते हैं जैसे NaCl को ऐड कर दिए, जब NaCl को ऐड कर दिए तो क्या होगा, ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? एकदम बिल्कुल आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम वाटर लेते हैं, इसमें ये वाटर है, अगर हम इसमें ग्लूकोज मिला दें, ठीक है, ग्लूकोज मिला दें, तो बताओ ग्लूकोज भी वाटर में आसानी से डिसॉल्व होगा ना। ठीक, तो ये हो गया पोलर, डिसॉल्व इन पोलर। ठीक, दूसरा अगर कंडीशन अगर हम लोग बनाते हैं तो नॉन पोलर सब्सटेंस जो होगा वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा। देखो यहां पर हम लोग लेते हैं नॉन पोलर, डिसॉल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर सब्सटेंस। देखो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि CCl4 है, CCl4 पायरिन नॉन पोलर है, इसको हम लोग पायरिन बोलते हैं। ठीक है, और भी देखोगे तो मिथाइल टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, और भी अगर इसको इंटरनेशनल नेम देखो तो टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में C6H6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो क्या होगा यहाँ पर कि बेंजीन में पायरिन आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे नमक वाटर में डिसॉल्व होला या ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। इस बात को याद रखना है। देखो आप पोलरिटी निकालने का सिंपल डेफिनेशन हम थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे आपको कि पोलरिटी निकालते कैसे हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट पर निर्भर रहता है। ठीक, फिलहाल आप यहाँ पर समझिए कि जो सब्सटेंस पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, जो सब्सटेंस नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब यह है कि लिक्विड के नेचर पर भी सोलिबिलिटी डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो इसमें से कोई अगर पायरिन को वाटर में डालेंगे डिसॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, होगा भी तो एकदम रेयर केस में होगा, न के बराबर होगा। अगर हम बेंजीन को वाटर में डालेंगे नहीं होगा। तो याद रखना, पोलर डिसॉल्व इन पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ कि लाइक डिसॉल्विंग लाइक का मतलब क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा पॉइंट देखो, अब इसको नोट कर लो। दूसरा पॉइंट देखो कि पोलरिटी किसको कहते हैं। ठीक है, पोलरिटी किसको कहते हैं। ठीक है, इसमें आएगा पोलर सब्सटेंस। तो पोलर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को याद रखना पड़ेगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट अगर 0 हो तो वह मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होता है। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग कहते हैं इसको यहाँ हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू एस, क्यू का अगर यूनिट की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का चार्ज है तो कूलम और डिस्टेंस है तो मीटर, तो क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, कूलम मीटर। ठीक, अगर समेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल्स का, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो CO2 है। ठीक, तो इसको देखो तो C डबल बॉन्ड O लीनियर स्ट्रक्चर होता है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो AsP होता है, तो लीनियर स्ट्रक्चर। ना तो मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा ना ही इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। इतना इसका मतलब क्या हुआ कि S का वैल्यू 0, जब S का वैल्यू 0 होगा तो डाइपोल मोमेंट 0, और जब डाइपोल मोमेंट अगर 0 आ जाता है तो वे मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ,
ठीक है। अगर कुछ वैल्यू आ रहा है, जैसे देखो HCl, ठीक है ना, HCl में देखो तो H बॉन्ड Cl कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो En ऑफ Cl ग्रेटर देन है En ऑफ H, समझ गए, En ऑफ H से, तो HCl का, तो ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा, तो थोड़ा नहीं तो थोड़ा इधर तो जाएगा ही। मान लो कि अब H का वैल्यू कुछ तो होगा, सम एग्जैक्ट नहीं हम लोगों को पता, तो कुछ तो होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट डालते हैं और चार्ज का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ये सिंगल बॉन्ड के लिए है। 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जानते हो कोई भी 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बन सकता है, ठीक। जहाँ भी 3 बॉन्ड बन रहा है, जैसे देखो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा, ठीक। ये क्लास 11 चैप्टर 4 में डिटेल स्टडी में पढ़ना है, ठीक। तो अब देखो इसको हम इरेज कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर सोलेबिलिटी डिपेंड कैसे होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर पर। तो देखो याद रखना, हम लोग इसको भी 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एक होता है इंडोथर्मिक डायरेक्शन, इंडोथर्मिक प्रोसेस, और दूसरा हम लोग लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक। अब देखो हम लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के बारे में। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? इंडोथर्मिक प्रोसेस कहने का मतलब है कि सिस्टम को खुद हीट देना पड़ेगा, वहाँ हीट रिक्वायर्ड है, हम हीट देंगे तभी कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इंडोथर्मिक कहने का मतलब है द प्रोसेस इन विच हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ हीट देना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, सोलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज, सोलेबिलिटी इंक्रीज, समझ रहे ना। जैसे अब देखो ये एक वाटर ग्लास है और एक वाटर ग्लास है, हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कोल्ड वाटर ले रहे हैं, यहाँ पर कोल्ड वाटर ले रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हॉट वाटर। इसमें गर्म पानी है और इसमें ठंडा पानी है। अगर मान लो दोनों लिक्विड का अमाउंट सेम है, अगर इसमें हम 10 ग्राम NaCl डालते हैं और इसमें भी 10 ग्राम NaCl डालते हैं, 10 ग्राम NaCl, तो जाहिर सी बात है कि जो गर्म पानी है, अब इसका टेम्परेचर हम लोग दिए हुए हैं तभी तो गर्म है, और जब गर्म है तो इसका सोलेबिलिटी ज़्यादा होगा, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर 10 ग्राम कोल्ड वाटर में, तो यहाँ टेम्परेचर कम है, इसको चाहिए, इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा लेट से इसका डिजोल्व होगा, मतलब इसका सोलेबिलिटी कम हो जाएगा। तो याद रखना गर्म पानी में सोलेबिलिटी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ठंडा पानी के कंपेरिजन में, ठीक। तो याद रखना इस बात को। तो याद रखना इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ना, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोलेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, सोलेबिलिटी बढ़ जाएगा, सोलेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट खुद रिलीज करता है। अब जो हीट खुद रिलीज करता है तो वहां पर हमको हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, T इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोलेबिलिटी घट जाएगा। तो याद रखना इस बात को कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तब सोलेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन इंडोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग सोलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। याद रखना ये दोनों पॉइंट है, ठीक। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रेशर का, और प्रेशर ही इसका मेन टॉपिक है, ठीक है ना। इस चैप्टर में अभी जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ही लेके जाएगा कहाँ, हेनरी लॉ के पास। तो थोड़ा सा हम लोग प्रेशर पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो ये ऑलमोस्ट
क्या होता है कि इसका शेप जो होता है, इसका शेप जो होता है शेप फिक्स होता है। इसका शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो हम प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सॉलिड और लिक्विड के सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है ना, तो हम लोग प्रेशर लिख सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड के लिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ liquid and solid substance is independent ऑफ प्रेशर। इसको प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, याद रखना, सॉलिड और लिक्विड के लिए। लेकिन गैस में अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या होगा। लेकिन इतना याद रखना, सॉलिड और लिक्विड के लिए जब हम लोग इसका शेप फिक्स होता है, लिख लो इसको, शेप इसका फिक्स होता है, तो सॉलिड और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी जो होगा वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को याद रखना। लेकिन अब अगर हम गैस की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि कंप्रेस किया जा सकता है, मैक्सिमम कंप्रेशन किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स को दिया जा सकता है, जिसके वजह से उसका सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, तो हम लोग अब अगला जो टॉपिक है वो है हेनरी लॉ। तो देखो तो क्या होता है हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ क्या कहता है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन गैसियस फेज। इस बात को जरूर याद रखना कि यहाँ जो हम लोग पार्शियल प्रेशर पढ़ने वाले हैं और हेनरीज लॉ के बारे में जो चर्चा करेंगे वो बिल्कुल गैसियस फेज में होगा। जस्ट हम आपको अभी बताए हैं कि सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर आप इंक्रीज कीजिए डिक्रीज कीजिए, सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो हेनरी लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड इन गैसियस फेज। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। अब देखो इसको हम लोग मैथमेटिकल देख लेते हैं। मैथमेटिकल इसका क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर is directly proportional to mole fraction। इसका मतलब है कि P गैस is directly proportional to mole fraction of gas in liquid भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, गैस इन लिक्विड। ठीक है, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड। हाँ, एक वर्ड याद रखना, यहाँ हम पार्शियल का इस्तेमाल क्यों किए हैं बताओ? यहाँ जो है पार्शियल का इस्तेमाल क्यों किए? हो सकता है कि गैस की संख्या एक से अधिक हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग पार्शियल का चर्चा किए हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये गैस है, यहाँ कोई भी लिक्विड है और यहाँ पर हम ले लेते हैं N2 है, O2 है और क्या H2 है। एक बात बताइए, यहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर अपना अकेला होगा, उसका सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, इसका सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, इसका भी सॉल्युबिलिटी अलग हो जाएगा। इसीलिए हम पार्शियल प्रेशर की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब देखो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम लोग कांस्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो P गैस partial pressure of gas is mole fraction of gas in liquid phase। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइए और एक कांस्टेंट डाल लीजिए, उसको हम लोग कहते हैं हेनरी कांस्टेंट।
ठीक है, और इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में हमेशा याद रखना गैस इन लिक्विड होना चाहिए, गैस इन लिक्विड होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह हेनरीज लॉ है। हम अभी बताएंगे थोड़ा सा इस पर डिटेल। जैसे के एच क्या है, तो के एच कांस्टेंट है, के एच कांस्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। थोड़ा सा एक काम करो, यूनिट की बात करते हैं। अगर हम हेनरी कांस्टेंट का यूनिट की बात करते हैं तो पी गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच और इंटू एक्स गैस, गैस इन लिक्विड। यहां से देखो तो के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी गैस बाई एक्स गैस। इसमें याद रखना गैस इन लिक्विड हमेशा मेंशन करना, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। अब देखो मोल फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन जो होगा ना वो यूनिटलेस होता है। यहाँ मोल का फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। जब ये यूनिटलेस क्वांटिटी है तो मतलब यूनिट ऑफ के एच जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर का, पी गैस का। तो गैस का प्रेशर क्या होता है, एटीएम हो सकता है, एटीएम हो सकता है, और भी आप जानते हैं बार हो सकता है, और आप जानते हैं एमएम ऑफ एचजी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट है। याद रखा जो हेनरी का कांस्टेंट है वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। उसके बाद देखो हम लोग अब चर्चा करते हैं कि हेनरी लॉ जो कांस्टेंट है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिफरेंट हो सकता है क्या, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं क्या कि वैल्यू ऑफ के एच इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑफ सम गैस। कुछ गैस का हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कुछ गैस का हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर गैस है और यहाँ पर वैल्यू ऑफ के एच है, वैल्यू ऑफ के एच है, ठीक, वैल्यू ऑफ के एच, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि क्या है, गैस है। जैसे मान लो कि हीलियम है, पहले लिख दो गैस, यहाँ पर है गैस है, तो जैसे मान लो He है, उसके बाद मान लो H2 है, उसके बाद मान लो O2 है। तो इसमें हीलियम का वैल्यू 175 अगर दे रहा है, ठीक, उसके बाद देखो H2 के लिए दे रहा है 75 मान लो, अगर देख लो O2 का दे रहा है 35, ठीक है, नॉर्मल है, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्यों एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वाटर्स के जगह पर अगर आप दूसरा सब सॉल्वेंट रख लीजिएगा तभी भी इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हेनरी लॉ का वैल्यू से क्या हमको पार्शियल प्रेशर पर फर्क पड़ेगा कि नहीं, उसी बात पर चर्चा करेंगे। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो तो हम इसको अब आगे थोड़ा सा देखते हैं इस पॉइंट को कि क्या होने वाला है। जैसे यहाँ देखो हेनरी लॉ के लिए अब हमको निकालना है कि जैसे देखो P गैस इज इक्वल टू क्या है, के एच, P गैस इज इक्वल टू क्या है, के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ध्यान देना, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है गैस इन लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा, P गैस अब बाई के एच। इसका मतलब समझ रहे हो कि जितना ज्यादा
KH का वैल्यू होगा उतना ही कम होगा पार्शियल प्रेशर, और जब उतना ही कम पार्शियल प्रेशर होगा तो मोल फ्रैक्शन भी तो कम होगा। समझ में आए बात? याद रखना, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा। समझ रहे ना? देखो यहाँ पर, अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो फिक्स नहीं है। हम फिर बोल रहे हैं वाटर को बदल दोगे ये चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बदल दोगे तभी भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ के बारे में। ठीक, उसके बाद देखो, इसको नोट कर लेना। उसके बाद देखो, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या रिलेशन देता है। लगभग दोनों तो सेम है, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों केस में, पर कितना है गैस फेज में डिफाइन होता है और एक लिक्विड फेज में। तो देखो क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ। ठीक है, आइए हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या होता है राउल्स लॉ। फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ में होता है पार्शियल प्रेशर। यहां सिर्फ हम सॉल्वेंट का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यहाँ किस में लेना है, लिक्विड फेज में लेना है। ठीक है, किस में लेना है, लिक्विड फेज में लेना है। अब कांस्टेंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, P0A XA। ठीक है, याद रहे यहाँ XA क्या है, लिक्विड फेज में है। दूसरी बात देखो, P0 यहाँ कांस्टेंट है, P0 क्या है, P0A कांस्टेंट है किसके लिए, प्योर लिक्विड के लिए। कांस्टेंट किसके लिए, प्योर लिक्विड के लिए। लिख देते हैं, याद रखना, प्योर लिक्विड। ठीक, उसके बाद देखो हेनरी में क्या है, हेनरी लॉ में भी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू XA। X गैस इन लिक्विड। ठीक है ना, तो यह कोरिलेट कब होगा एक दूसरे से, जब KH मस्ट बी इक्वल टू P0A, KH मस्ट बी इक्वल टू P0A। समझ में आई बात? सॉरी, P0A। उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर जो होगा वो एक दूसरे के रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है ना, कब, जब KH और PH दोनों P0A आपस में बराबर होगा तब। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस लॉ को आप हेनरी वाले में डाल दो, जैसे KH को इग्नोर कर सकते हैं या P0 के जगह पर KH डाल देंगे, लेकिन याद रहे यह बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। ठीक, XA। लेकिन देखो ये है हमारा राउल्स लॉ और हेनरी लॉ का। यहाँ जो होगा, अब क्या करेंगे हम लोग, वाटर इज कन्वर्ट इनटू वेपर, तब जाके ये रिलेशन स्टेबलाइज्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना, वाटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वेपर में। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा एप्लीकेशंस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, और उसका लिमिटेशंस भी देख लेते हैं हेनरी लॉ का क्या होता है इसका। देखो जैसे यहाँ पर अगर एप्लीकेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना, हाई प्रेशर पर सील्ड बोतल जो होता है सॉफ्ट ड्रिंक का, हम लोग उसको हाई प्रेशर देके सील करते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि सोलेबिलिटी ऑफ CO2 का सोलेबिलिटी जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हाई प्रेशर लेते हैं।
सोलिबिलिटी किसका, CO2 के सिलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और आपको पता है CO2 एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, तो लिक्विड में तो डिजोल्व होगा नहीं, तो इसको सोलिबिलिटी बढ़ाएंगे तभी जाके डिजोल्व होगा। तो मतलब यह प्रेशर बढ़ेगा तो CO2 गैस मॉलिक्यूल्स का सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा। पहला पॉइंट ये याद रखना कि सील्ड वाटर को जब हाई प्रेशर पर हम लोग क्यों उसको सील करते हैं, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक को हम लोग क्यों सील करते हैं हाई प्रेशर पर, क्योंकि CO2 का सोलिबिलिटी उस लिक्विड में इंक्रीज कर जाए। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हाई एल्टीट्यूड है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो, सो द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लड इन द ह्यूमन इज लो, सो इट्स लीड्स टू डेवलप एनर्जिया। देखो हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है कि ब्रीदिंग पावर घट जाता है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाता है। तो ब्लड में हम लोग, अगर बायो वाले बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा कि ब्लड एक मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है। ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं रेस्पिरेटरी की मदद से ब्रीदिंग होने के बाद, तो क्या करता है ऑक्सीजन ब्लड से रिएक्शन करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जहाँ एल्टीट्यूड हाई रहेगा तो जब प्रेशर वहाँ ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वहाँ पर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। और उसके वजह से जो बीमारी होगा वो बीमारी होगा एनर्जिया। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में इंसान को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो आप इसका दोनों एप्लीकेशन याद रखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका लिमिटेशंस में हेनरी लॉग्स का कि प्रेशर इज नॉट टू हाई, आप प्रेशर मैक्सिमम एकदम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आप टेम्परेचर को भी बिल्कुल लो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि गैस जो हो वो केमिकली कंबाइन करने का कैपेसिटी उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द गैस डज नॉट केमिकली कंबाइन विद द सॉल्वेंट। जैसे हम अभी आपको एप्लीकेशंस में बता रहे थे, तो आप क्या लिखे थे, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, CO2 गैस। तो यहाँ पर क्या है, ये और ये एक दूसरे से बिल्कुल कंबाइंड नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा गैस ले लेते, वैसा गैस लेते जैसे वाटर वेपर ले लेते और सॉफ्ट ड्रिंक में पुट कीजिएगा, क्या करेगा, वो कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह वैसे गैस या सॉल्वेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो केमिकली कंबाइंड नहीं हो सकता हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा सोलिबिलिटी का आखिरी टॉपिक था सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें हम लोग कुछ PYQ और MCQ भी करेंगे, उसका नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। बढ़िया से समझ के पढ़ना, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।